प्रिय विद्यार्थियों, आपका इसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैथ से रिलेटेड रोजाना नए नए वीडियो डालते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आपके सहपाठियों के पास में इस वीडियो से संबंधित यूट्यूब से उनके पास शेयर करो, ताकि वह भी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक आपके दोस्तों तक इसको पहुँचाओ, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेकर जाएगा। आपका एक लाइक और एक शेयर ही हमें मोटिवेशन करता है और हम अच्छी तरह पढ़ा पाते हैं। और आज का मोटिवेशन कोड है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यानी कि कोई भी विद्यार्थी में ज़्यादा और कम दिमाग नहीं रहता है, और करने का मतलब जो मेहनत करेगा उसकी अपने आप ही परसेंटेज बनेगी। आज विशेष सूचना आई थी, अशोक गहलोत ने दी थी कि जो मेधावी विद्यार्थी है उनको लैपटॉप व 3 साल का इंटरनेट फ्री मिलेगा। तो आप सभी मेहनत करो और अधिक से अधिक नंबर लेकर आओ, ताकि आप मतलब ये इसका लाभ उठा सके। और मतलब जो भी हार और जीत का सिस्टम रहता है हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो हम आज 1.1 शुरुआत करते हैं। कल भी मैंने बताया था और इसी के बारे में हम आगे सवाल करवाएंगे और इसी प्रकार रोजाना नए नए वीडियो आते रहेंगे, तो आप देखते रहिए। मैंने आपको कल बताया था कि यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करो। मैंने कल आपको सभी उदाहरण बताए थे और आज मैं डायरेक्ट सवाल करवाता हूं। तो हमारा जो पहला सवाल इस प्रकार है, 135 और 225। हाँ, तो मैंने आपको कल इनके बारे में एक या दो उदाहरण बताए थे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले चरण के हिसाब से देखते हैं, अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा। तो चरण एक में हमारा क्या नियम था। सबसे पहले हम दोनों संख्याओं में से देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम देखेंगे कि इनमें से 225 बड़ी है, तो ये 225, और जो संख्या बड़ी रहती है उधर ये चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि इधर से खुला हुआ है, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है, और 135 यहाँ लिख देते हैं अपन। ये लो। चरण नंबर 2 में क्या करते हैं अपन, चरण नंबर 2 में करते हैं, यानी कि 225 में 135 का भाग देना पड़ता है बड़ी संख्या में। तो अपन 135 का भाग देते हैं 225 में, 225 ये भाग यहाँ पर देते हैं अपन। अब एक बार जा रहा है या दो बार जा रहा है, इसको यहाँ गुणा करके देख लो, ताकि आपसे ये सवाल गलत ना हो। 270 हो रही है, ये तो ज़्यादा हो रही है, तो एक ही बार जा रहा है, यानी कि 135। हम माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पर 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ 0 यानी कि 90। तो ये जितनी बार पूरी पूरी बार भाग जाता है ना, उसको हम यहाँ लिखते हैं, यानी कि 225 बराबर 135। पूरी बार भाग कितनी बार गया, एक ही बार गया, तो इस एक को यहाँ लिखते हैं। और जो शेषफल बचता है, ये वाला शेषफल, इसको हम प्लस में करते हैं। ये लो, 135 गुणा 1 प्लस 90। अब जो शेषफल ये बच गया, जो ये वाली संख्या जिससे हम भाग दिए थे अभी, इस 135 को हम यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 3 में। 135 बराबर लिखेंगे, जो शेषफल बचाना ये इसको लिखेंगे अपन 90। अब हम इस संख्या का भाग 135 में देंगे। किस प्रकार देंगे, यहाँ देखो आप, 135 में 90 का भाग देंगे। एक बार गया ये 90, हम माइनस किए तो 5, और 13 में से 9 गया तो 4, यानी कि 45। तो पूरी पूरी बार भाग कितनी बार गया, एक ही बार गया ना। देखो यहाँ एक है, तो यहाँ पर एक से गुणा कर देंगे, प्लस में जो शेष पर रहता है इसको जोड़ देंगे, यानी कि 45 जोड़ देंगे अपन। फिर चरण नंबर, जब तक ये शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ये चरण इसी प्रकार चलते रहेंगे। चरण 4, चरण 4 में क्या करेंगे, यानी कि 90 को यहाँ लिखेंगे अपन, लिख दिए, बराबर जो शेषफल बचा उसको यहाँ लिख देंगे और शेषफल का भाग देते हैं। तो 90 में हम शेषफल 45 का भाग देते हैं, तो ये 90 और शेषफल 45, तो कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 90 में से 90 गया तो 0। अब की बार शेषफल 0 बच गया, तो कितनी बार गया टोटल भाग, 2 बार ही।
तो ये 2 बार, और शेषफल कितना बचा 0, तो ये 0, जो शेषफल 0 बच गया। अब जब लास्ट में शेषफल 0 बच जाता है तो जो संख्या का भाग दिया जाता है, जैसे यहाँ पर 45, वही संख्या हमारी उत्तर रहती है। देखो यहाँ पर जब शेषफल 0 बच गया और लास्ट संख्या हमारी कितनी आई थी, 45 संख्या आई थी, तो ये 45 ही हमारा HCF होता है। फिर ये HCF, ये यूक्लिड विभाजन विधि है। ये यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करना। तो हमने क्या किया, चरण के हिसाब से पहले बड़ी और छोटी संख्या लिखा, फिर चरण 2 में हमने क्या किया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया, एक बार पूरी बार गया 90, शेषफल बच गया प्लस 90। उसी प्रकार फिर इस संख्या को यहाँ लिखेंगे, फिर ये शेषफल का इसमें भाग देंगे 90, और एक बार गया 45, शेषफल हमने लिख दिया। उसी प्रकार 90 यहाँ लिख दिया, 45 का भाग दिया, 2 बार गया 0, शेषफल बच गया। तो जहाँ पर ये 0 शेषफल बच जाता है और जिस लास्ट संख्या का भाग दिया जाता है वही संख्या हमारी HCF होती है। तो हमारे यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 45। इस सवाल को उतार लो, फिर मैं दूसरा नंबर का सवाल करवाता हूँ। मैं दूसरा सवाल है 196 और 38,220। अब हम यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसी प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, तो हम चरण के माध्यम से करेंगे। यानी कि चरण 1, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन विधि से। वैसे HCF गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, जो कि हम 1.2 में ये चीज़ें सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर पर्सनल यूक्लिड विभाजन विधि ही लगानी है हम अपन को। तो सबसे चरण 1 में क्या करेंगे, पहले देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पर 38,220 संख्या बड़ी है, तो 38,220 बड़ी है, तो इधर ये चिन्ह लगा देते हैं और 196 इधर लिख देते हैं। ये लो, यानी कि जिधर से ये चिन्ह खुला हुआ रहता है वही संख्या बड़ी रहती है। अब चरण नंबर 2 में क्या करेंगे, चरण 2, इसमें ये करेंगे कि ये बड़ी वाली संख्या है, इसको यहाँ लिख देंगे 38,220 बराबर 196। अब 196 का भाग अपन इसमें देंगे, तो इधर रफ कार्य में देख लो 38,220, यानी कि 38,220 में भाग देते हैं 196 का। 196 कितनी बार गया, ये एक बार गया, तो यहाँ एक लिख देते हैं और यहाँ 196 लिख देते हैं। माइनस करते हैं, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर बचा 7, उधार लिया 17, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 186। 186 बच गया। फिर अपन 2 उतारेंगे, अब भाग देंगे 196 का, तो कितनी बार गया, लगभग ये अपन गुणा करके देख ले, 5 बार गुणा करके देखते हैं। 196 गुणा 5, 980, और ज़्यादा बार जाएगा, यानी कि लगभग 9 बार जाएगा ये। तो 196 गुणा 9 करके देखते हैं। 1764, तो ये 9 बार में जाता है, कितनी बार, 1764 बार गया ये। माइनस करते हैं यहाँ पर अपन, माइनस करते 12 में से 4 गए तो 8 बचा, यहाँ पर 15, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, यहाँ पर 0 और 0, 98 बच गया। 98 भाग नहीं जाता, अर्थात ये शेषफल बच गया। तो पूरी पूरी बार भाग कितनी बार गया, 19 बार गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गुणा 19 प्लस शेषफल 98। देखो ये शेषफल 98 बचा ना, इस शेषफल को हम लास्ट में जोड़ेंगे, तो ये 98 बच गया शेषफल। अब हम क्या करेंगे, देखो अपन क्या करेंगे, जैसे कि जो ये संख्या रहती है ना, इस संख्या को यहाँ लिख देते हैं। तो चरण 3, चरण 3 में क्या करते हैं, 196 को यहाँ लिख देते हैं, वो जो शेषफल बचा उसी संख्या का यहाँ भाग देते हैं। 98 शेषफल है तो इसी संख्या का भाग देंगे 98। इधर रफ कार्य में भाग देकर देख लो, तो 196 और 98 कितनी बार गया, यानी कि 2 बार। गुणा करके देखते हैं, 98 गुणा 2,
2 8 16, 2 नाम 18 एक 19, यानी कि 2 बार में पूरी बार गया। तो ये पूरी बार 2 बार में गया, प्लस शेषफल कितना बचा? शेषफल मात्र 0 बचा। जहाँ पर ये 0 बच जाता है उसको यह लिख देते हैं। अब जो ये लास्ट में 0 शेषफल बच जाता है और लास्ट की संख्या का हम भाग देते हैं, वही संख्या हमारे लिए उत्तर रहती है। तो लास्ट में 98 बचाना, शेषफल 0 बच गया, तो यही ये चरण समाप्त हो जाते हैं और यही हमारा उत्तर रहता है, यानी कि यही HCF रहता है। यही HCF रहता है, तो हम लिख देंगे HCF बराबर 98। यही हमारे उत्तर रहते हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन विधि से है ये। आप इसको उतार लो, फिर मैं अगला सवाल करवाता हूँ मैं। अगला सवाल है हमारा तीसरा नंबर का सवाल है। 867 और 255। 255। तो इस सवाल में उसी प्रकार करवाना है जैसे कि चरण 1 लिखना है। इस सवाल को आप ही करो, क्योंकि मैंने 2 सवाल सेम करवा दिए। अभी सवाल को आप करो ताकि आपको और ही ज़्यादा अनुभव हो सके, क्योंकि जब तक आप खुद के हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सवाल नहीं आ पाएंगे। तो आप खुद करो, अगर नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको ये सवाल दोबारा करवा दिया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी 2 सवाल करवाए थे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, आप इसको करने की कोशिश करो। मैं एक नॉर्मल बता देता हूँ। पहले चरण में 867 बटा है 255 में, 255 से इसका भाग फिर इसमें देंगे, आखिरी में शेषफल बचेगा। तो ये छोटा सा सवाल है और आप ही करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप खुद के हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये बहुत ही मुश्किल लगेगा, इसलिए आप करने की कोशिश करो इसको। तो मैं अब सीधा दूसरा सवाल करवाता हूँ मैं। यानी कि ये सवाल इस प्रकार बोल रहा है, दूसरा नंबर का सवाल, कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि 6q+1 है। हम इसको ये सिद्ध करके बताएंगे कि ये 6q+1 ये एक विषम है, यानी कि ये एक विषम पूर्णांक है। ये विषम है, बिल्कुल हम यही सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6q+3 भी एक विषम है और 6q+5 भी एक विषम है। हम यही चीज सिद्ध करेंगे यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ये q है, ये q, इसको हम कोई सी भी संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है किसी ने कोई न कोई संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हो। और हम अब 6q+1 में रख कर देखते हैं पहले। तो 6q+1 में हम q की जगह जैसे कि 1 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं। जैसे कि हम 1 ही रख के देखते हैं पहले। हमने यह इसमें रखा तो 6, यहाँ q की जगह कितना आएगा? 1 + 1 बराबर 6 + 1 यानी कि कितना आया? 7। तो 7 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 7 एक विषम है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये 7 है ना, ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। उसी प्रकार अगर आप q की जगह 2 रख कर देखेंगे तो देखो 2 छकी 12 और 1 13, 13 भी 2 से विभाज्य नहीं है, 13 भी बिल्कुल 2 से विभाज्य नहीं है। जैसे यहाँ रख के देखते हैं q बराबर 2, तो यहाँ रख कर देखते हैं अपन 6 2+1 यानी कि कितना हुआ टोटल? 13। तो 13 भी 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 2 से विभाज्य नहीं है, विभाजन 9, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये एक विषम है। एक एक मतलब ये एक विषम पूर्णांक है। तो यही तो सिद्ध करना अपन को कि 6q+1 एक विषम पूर्णांक है और q एक पूर्णांक संख्या। तो हमने ये चीजें मान ली थी इसमें, और हमने q की जगह 1 रखा तो ये विषम आ गया, अर्थात ये 2 से विभाज्य नहीं है, वह विषम होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लिख ही लो इसको। जो संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वह सम संख्या होती है।
यानी कि जो संख्या 2 से विभाज्य होती है, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वह संख्या सम होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 2 का पूरा पूरा भाग 2 में भी जाता है, 4 में जाता है, 6 में जाता है, 8 में जाता है, 10 में जाता है। और जो विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या होती है वह संख्या जो जिस संख्या में जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता हो, वह विषम संख्या होती है। वह विषम संख्या होती है, क्योंकि ये आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। काफी विद्यार्थी उनको पता ही नहीं रहता है भाई विषम क्या चीज होती है और सम क्या चीज होती है। इसलिए जैसे कि उदाहरण के रूप में देखो आप 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि यह संख्या मतलब 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब है ये विषम है। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वह सम होती है, और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह विषम होती है। तो हम यही सिद्ध करना चाहते हैं इसमें कि अपन 6 क्यूब + 1 को इस प्रकार सिद्ध करें कि इसमें विषम आनी चाहिए और ये 2 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार देखते हैं अपन, इसको उतार लो आप। अब देखो इसके लिए तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये विषम है, क्योंकि 7 में भी 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा और 13 में भी 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो हम अब ये चीज सिद्ध करेंगे क्या 6 क्यूब + 3 भी क्या विषम है क्या? तो हम यहाँ पर क्यू बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई सी भी संख्या रखेंगे, अगर विषम संख्या आ जाती है यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वह विषम संख्या होती है। यहाँ रखते हैं क्यू बराबर 1, तो 6 और ये 3 गुणा करते हैं तो 6 और 3 9 आ जाता है। तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है ना। एक बार और रख के देखते हैं क्यू बराबर 2। अगर अपन 2 रखेंगे क्यू बराबर, तो 6, 2 + 1 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15। इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और इसमें भी नहीं जाता, अर्थात इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। तो 6 क्यूब + 3 एक विषम संख्या है। तो अपन को यही तो चीज सिद्ध करनी कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप में होता है। ये विषम पूर्णांक इस रूप में होता है, ये सिद्ध करना तो हमने सिद्ध कर दिया। वैसे यही है, आप उतार लो आराम से, अगर परीक्षा में आ जाए तो इसी प्रकार समझा कर आना आपको। देखो विद्यार्थियों, इसमें कोई परेड है, उस परेड में कुल सदस्य 416 दे रखे हैं और आर्मी की एक टुकड़ी के सदस्य 32 है। तो जैसे ये 32 फौजी जा रहे हैं आगे, जैसे 32 जा रहे हैं, तो अपन जो 416 है इसको इसी के पीछे इसी प्रकार में मतलब इसी स्तंभ में बनवाना है। जितनी आगे हैं ये 32, इसी के पीछे पीछे इन सैनिकों को भी भेजना है, तो स्तंभ बराबर होना चाहिए। तो इसे कुल कितने स्तंभ बनेंगे, मतलब अधिकतम कितने स्तंभ बनेंगे कि ये जो 32 सदस्य हैं इनके पीछे पीछे ही चले तो कितने स्तंभ बनेंगे। तो हम इतनी देर से यूक्लिड विभाजन विधि से हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग न करके डायरेक्ट गणितीय विधि से गुणनखंड करके अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब स्तंभों की संख्या पूछ ली जाती है तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखो गुणनखंड विधि से किस प्रकार करते हैं, 416, तो 416 का गुणनखंड विधि से करते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो लास्ट की संख्या देखते हैं 6 आ रहा था, 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग देते हैं तो 2 तिया 6। इधर इधर देख कर रहा हूँ मैं किस प्रकार भाग देते हैं 2 का, 2 तिया 6 0। यहाँ पर एक उतारा, एक में भाग नहीं जाता तो भाग टूट गई 0, तो 2 8 16, तो 308 बार गया। तो कितनी बार गया, 308 बार गया, 308 बार। फिर यहाँ आखिरी में संख्या सम आ रही है, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 308 में 2 का भाग देंगे, तो 308 में 2 का भाग, ये लो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 2 चौके 8, ये 8 आ गया। ठीक है, तो 154 बार गया ये, तो 154 बार। फिर हम अपन आगे देखते हैं 154 में सम संख्या आ रही है ना पीछे, अर्थात इसमें 2 का ही भाग जाएगा, तो 2 7 14, 2 7 14। फिर सबसे छोटी संख्या
किसका भाग जा रहा है? देखो 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं, 5 का भी नहीं, 7 का जा रहा डायरेक्ट। तो 11 बार गया। अब 11 में कौन सी संख्या का भाग जाता है? 11 का ही जाता है, तो ये 1 बार गया। तो ये गुणनखंड विधि से हमने ये ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार ये 32 वालों को भी ज्ञात करेंगे अपन। तो 32 वालों की ज्ञात करेंगे। 16 दूना 32, 8, 4, 2 और ये 1। अब हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। किस प्रकार? देखिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11। उसी प्रकार इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 बार है ये। तो 1 2 3 4 5। यहां तक उतारो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। यहां तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं कि इसमें जोड़ा बनाते हैं। कितना जोड़ा बन रहा है? देखो यहाँ पर देखते हैं, एक तो इस 2 का जोड़ा बन रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। एक ये जोड़ा बन रहा है, सेम संख्या का जोड़ा बनता है, एक ये बन रहा है। इसके अलावा 7 और 11 नीचे वाले में नहीं आ रहा, तो एक जोड़ा को अपन एक बार लिखते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2 गुणा, फिर इस जोड़ा को एक बार लिखा, 2 गुणा इस जोड़ा को फिर एक बार लिखा, 2। तो कितने हुए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हुए। तो ये 8 स्तंभ बनेंगे। तो 8 स्तंभ बनेंगे। स्तंभ बनेंगे। अर्थात इसका यह मतलब है कि अगर किसी परेड में कुल सदस्य 616 है और अगर आर्मी के एक टुकड़ी में सदस्य 32 है और उन्हीं के पीछे चले, समान चले, बिल्कुल स्तंभ बने, तो वह 8 स्तंभ बनेंगे। अर्थात 8 लाइनें के हिसाब से चलते रहेंगे। इस प्रकार 8 लाइनें के हिसाब से चलते रहेंगे। हमने वही सिद्ध किया है। तो आप इसको उतार लो, फिर इससे नेक्स्ट सवाल करवाता हूँ मैं। देखो, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी कि हमको दर्शाना है कि m का ऐसे स्थान, मतलब ऐसे मान लेना है कि इन तीनों स्थानों में रखने पर वह किसी संख्या का घन आए। तो देखते हुए कौन सी संख्या होती है? जैसे कि m बराबर 0 1 2 ये रखकर देखते हैं अपन। तो पहले 9m है, तो ये 9m। m की जगह अपन 0 रखते हैं। 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि ये बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक। तो 1 2 3 4। इसी प्रकार आगे की संख्या लेंगे। तो पहली हमने 9m लिया, तो अब हम m की जगह 1 लिख कर देखते हैं, तो 9 और ये 1, तो हमारे पास कितना आया? 9। तो 9 किसी संख्या का घन है क्या? देखते हैं, 9 तो किसी संख्या का घन नहीं है। फिर हम m बराबर 2 रख कर देखते हैं, तो 9 ये 2 18। 18 किसका है? 9 27 28। उसी प्रकार m बराबर 3 रख कर देखते हैं, तो 9 गुणा 3 27। ये 27 किसका घन है? ये 3 का घन है। 27 3 का घन होता है। तो ये 3 का घन है। 3 का घन है। आप ये छोटी चीज तो जानते हो ना कि घन क्या चीज होती है और वर्ग क्या चीज होती है। घन का मतलब होता है जो संख्या होती है उसको 3 बार गुणा करना। जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 आया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये होता है घन। और अगर आपको वर्ग के लिए कहा जाए तो वर्ग का मतलब होता है 2 गुणा 2, यानी कि 4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, या फिर ब्रैकेट के ऊपर लिख दो ऐसे। तो ये घन और वर्ग में यही अंतर होता है। तो आप देखो कि ये 3 गुणा 9 यानी कि 27, ये 3 का घन है। उसी प्रकार ये 2 तो आए नहीं, तो ये m के लिए एक, m बराबर 1 और m बराबर 2, इसके लिए यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अब हम
इसके लिए देखते हैं भाई, इसके लिए कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पर देखते हैं अपन। यहाँ पर देखते हैं कि m बराबर 1 और 2 तो रहते नहीं है, क्योंकि इसी में भी नहीं आई, तो अपन 3 4 से लेते हैं डायरेक्ट। 3 4 5, क्योंकि इसमें फिक्स उत्तर नहीं रहता, इसमें क्या दर्शाना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा हुआ दर्शाइए कि, यानी हमको सिद्ध करना पड़ता है भाई ये मतलब कौन कौन सी संख्या का घन है, कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक का घन है, इसी प्रकार ये सिद्ध करना पड़ता है अपन को, क्योंकि फिक्स उत्तर नहीं आते इसमें। जो इस सवाल में दर्शाइए इस प्रकार लिखा हुआ होता है, उसमें सिद्ध करना पड़ता है। तो इसमें देखते हैं कि 9m+1, m की जगह हम 3 रख कर देखते हैं, तो यहाँ रख के 9 3 27 एक 28, तो इसके लिए ये 3 भी नहीं है। और फिर 4 रख कर देखते हैं, m बराबर 4, तो 9 चौक 36 + 1 यानी कि 37 आ गया, ये भी नहीं है किसी का घन। 5 रख कर देखते हैं, तो m बराबर 5 यानी कि 9, और ये 9 पंजे 45 46, यानी कि ये भी नहीं है। फिर m की जगह 6 रख कर देखते हैं, तो 6 यानी कि 9 पंजे 45 9 चौक 56 और एक 57, ये 57 भी किसी का घन नहीं है। फिर 7 रख कर देखते हैं अपन, 7, तो +1 बराबर 9 7 63 एक 64, 64 किसका घन है, 64 4 का घन है, ये 64, ये 64 4 का घन होता है ये, यानी कि 4 का घन है ये, 4 का घन है, 4 का घन है, यानी कि 4 को अगर अपन 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आता है। 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि 4 को 3 बार गुणा करने पर 64 आते हैं, अर्थात 4 का घन है। तो हमने ये चीज देखा, तो हम दर्शा सकते हैं कि जो ये 9m 3m+1 9m+8 है यहाँ पर, यानी कि 9m 9m+1 और 9m+8 है, यह m बराबर, यहाँ देखते हैं 3, यानी कि 9 का मान 3, फिर 9 का मान 7, इनके लिए यह धनात्मक पूर्णांक है, इनके लिए यह धनात्मक पूर्णांक का घन है, धनात्मक पूर्णांक का घन है, ये लो, क्योंकि हर किसी संख्या के लिए नहीं है। यही बता रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रयोग का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। अपन ने, हमको तो दर्शाना है, इसलिए सभी संख्या को मानना पड़ेगा। पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, अब देखो ये तो किसी का घन ही नहीं, ये तो वर्ग का 3 × 3, जबकि यहाँ पर तो घन के लिए बोला जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। 18 भी नहीं है, फिर 27 है, तो m बराबर 3 के लिए और m बराबर 7 के लिए। उसी प्रकार अगर अपन इसमें यूज करेंगे तो आगे की संख्या आ जाएगी। लेकिन m बराबर 3 m बराबर 7 ये धनात्मक पूर्णांक का घन है ये एक तरह से, यानी कि इसमें मान में रखने पर किसी न किसी संख्या का घन आ रहा है ये। तो इस प्रकार ये 1.1 पूरी हो गई, और इसमें किसी भी प्रकार के आपके अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है, नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको समझाया जाएगा। आप इसको अच्छी तरह बैठो, अच्छी तरह पढ़ो बढ़िया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि आप जैसे शेयर करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी तरह पढ़ाते हैं। और आपको पता, आपके सहपाठी पढ़ते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास शेयर किया करो ये वीडियो, ताकि अधिक से अधिक वह भी पढ़ सके और इसका लाभ प्राप्त कर सके।